एम्पलीफायर मतलब सिंपली आउटपुट इंक्रीज करना, और आउटपुट इंक्रीज करना मतलब कि इसका मतलब ये क्या है, गेन की वैल्यू हाई है। ठीक है, तो उसके बाद ऑपरेशनल, ऑपरेशनल मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, मैथमेटिकल ऑपरेशन और एक गेन आपका हाई होगा। तो ये जो मिलके बना हुआ है, मतलब बेसिकली जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज इन्वेंट किया गया है वो किसके लिए? मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए। ठीक है, इतना समझ लो कि जो स्टार्टिंग में बनाया गया था किसके लिए बनाया गया था? मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या आता है? वही आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल, मतलब इस तरीके से जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, लॉगरिथम, ये जितने भी फंक्शन होते हैं सबको हम परफॉर्म किससे करते हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर से। ठीक है, ओके। तो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, दिस इज एन आईसी टाइप, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ये क्या है? एन इंटीग्रेटेड सर्किट काइंड ऑफ, मतलब आईसी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाया किसके लिए गया था? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन को कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, ये बनाया किससे जाता है तो वो भी देख लो। इट इज फैब्रिकेटेड विथ वीएलएसआई, नाम सुना होगा। वीएलएसआई का फुल फॉर्म बताएगा कोई? फैब्रिकेटेड विथ वीएलएसआई बाय यूजिंग, बोलो जल्दी, कोई तो बता दो। बाय यूजिंग एपिटेक्सियल मेथड, एपिटेक्सियल मेथड। ठीक है, तो ये जो वीएलएसआई से आपका बनता है। ठीक है, और कौन सा मेथड होता है बनाने के लिए? एपिटेक्सियल। फैब्रिकेशन के लिए मैंने डायोड में तुम्हें बताया था कि कौन कौन से मेथड होते हैं, तो उसी में से एक एक एपिटेक्सियल मेथड भी था, अगर याद हो तो। ठीक है, तो अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ, अच्छा इसका बताया नहीं, वीएलएसआई का क्या होता है? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? और जैसे कि अभी हम इसमें एक लाइन लिख देते हैं, बाद में आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये क्या है? बेसिकली लीनियर लीनियर एनालॉग आईसी है। अच्छा, अगर लीनियर है तो उसमें कौन सा थ्योरम, मतलब कौन सा थ्योरम इजीली अप्लाई कर सकते हैं? बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम। कई क्वेश्चन इसी से लगेंगे इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, सुपरपोजिशन मतलब अलग अलग सोर्स एट अ टाइम सिंगल सोर्स विल एक्ट, बाकी को क्या कर दो? डीएक्टिवेट कर दो। तो लीनियर एनालॉग आईसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है? लीनियर एनालॉग आईसी। तो उस इसका फायदा कैसे उठाएंगे हम? कि हम इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे जब हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, ओके।
अब कोई बोले सर कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस या करंट कंट्रोल डिवाइस? किसी को आइडिया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस या करंट कंट्रोल डिवाइस? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। उसके बाद या फिर वोल्टेज कंट्रोल बोलो, या फिर जो अभी अक्षय ने बोला वो भी बोल सकते हो, क्या कि वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है। VC VS, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। और उसके बाद इसके अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें, अगर हम इसके इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो बताओ क्या होता होगा, हाई या लो इनपुट रेजिस्टेंस? बोलो, इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है या लो होता है? हाई होता है, ओके। हाई तो होता है, सही बात है, 10 के पावर मतलब मेगा ओम में होता है, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वैसे आइडियली तो इनफाइनाइट होता है, हाई तो होता है, बट ये भी याद रखना, हाँ आइडियली इनफाइनाइट, बट प्रैक्टिकली देखा गया है कि इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, लेस देन एफईटी। सब पे बातें करेंगे, सब पे डिस्कस करेंगे, तुम्हें याद भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, रटना कुछ नहीं है। क्या है इनपुट, बस ध्यान से एक एक लाइन को सुनते जाओ, एट लास्ट आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। इनपुट रेजिस्टेंस इज लेस देन, मतलब लेस कंपेयर टू एफईटी, कंपेयर टू एफईटी। अच्छा, एफईटी से कम है मतलब मॉसफेट से तो ऑटोमेटिकली कम है, एफईटी जेएफईटी, समझ रहे हो नहीं, इसमें दोनों कंक्लूड हो गए, एफईटी में दोनों आ गए, कौन कौन, जेएफईटी और मॉसफेट, ठीक है। तो बेस्ट बात है, जेएफईटी बोले मॉसफेट बोले, उन दोनों से क्या है, कम है इसका क्या, इनपुट रेजिस्टेंस। और इनपुट रेजिस्टेंस हाई तो है बट उससे कम है बेसिकली। और इनपुट रेजिस्टेंस हाई होने का और क्या फायदा होता है कि जो पावर कंजप्शन है वो क्या होता है, लो या हाई? बोलो, इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होने का फायदा क्या है, पावर कंजप्शन लो या हाई? बोलो, लो, ठीक है। पावर कंजप्शन क्या है, लो, डन। तो ये जितने पॉइंट्स अभी आपके सामने लिखवाए मैंने, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? क्या जितने पॉइंट लिखवाए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे एक एम्पलीफायर का मैं तुम्हारे सामने डायग्राम बनाऊं, सिंपल एक बार बना देता हूं ताकि तुम्हें और भी चीजें डायरेक्टली पता चले, ठीक है। बनाई देते हैं एक बार। तो this is a representation of input resistance,
एंड यहाँ पे ए रेजिस्टेंस जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस से, ए डी भी डी और नॉट। ओके, तो ये आपके सामने मैंने क्या बनाया है, आइडियल एम्पलीफायर। सपोज ये क्या है, दिस इज आइडियल एम्पलीफायर। ठीक है, तो इसमें अभी टर्मिनल की बातें करते, फिर एक एक पे मतलब थोड़ा सा अभी बिखरा हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे बातें आ रही है वैसे समझते जाओ। तो एक बात बताओ, अगर इसमें आपको कितने आउटपुट टर्मिनल दिख रहे हैं, कितने आउटपुट टर्मिनल दिख रहे हैं? ऑब्वियस बात है, एक टर्मिनल। ठीक है, आउटपुट कितने दिख रहे हैं? एक टर्मिनल। ठीक है, तो बट इसको क्या बोलते हैं? सिंगल इंडेड ऑफ एम, सिंगल इंडेड ऑफ एम। अगर यहां पे होता डबल इंडेड ऑफ एम, तब आप वो क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे दो आउटपुट होता आपका। ठीक है, बट हमें फोकस हमारा हमारा जो मेनली है वो किस पे रहेगा? सिंगल इंडेड आउटपुट सॉरी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब यहां से ये दो इनपुट है, V2 एंड V1, V2 एंड V1। ठीक है, और इसमें ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है ना, एक्चुअली इसमें कई स्टेज होते हैं, इन्हें कई स्टेजों से मिलके बना होता है। मतलब कई स्टेज से मतलब समझ रहे हो? एक मिनट, जैसे देखो, एक होता है कास्केडिंग, समझते हो कास्केडिंग? कास्केडिंग बताना, व्हाट इज कास्केडिंग, जल्दी बताओ, व्हाट इज कास्केडिंग? एक सही आंसर देना, ऐसे कुछ भी छोटा छोटा मत दिया करो। कोई एक लाइन में डिफाइन कर सकता है? किसी को समझाना है कास्केडिंग तो? जब एक सर्किट का आउटपुट दूसरे का इनपुट हो तो उसको बोलते हैं कास्केडिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? कास्केडिंग। ठीक है, एक सर्किट का आउटपुट दूसरे का क्या हो? इनपुट, तो उसको हम बोलते हैं कास्केडिंग। ठीक, अब यहां पे कास्केडिंग किसकी हो रही है वो समझो जरा। जैसे अगर मैं सिंपली तुमसे बोलूं कि व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो बेसिकली होता क्या है कि कुछ इस तरीके से ना बहुत सारे स्टेजेस से मिलके बना होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो, वो तो रिप्रेजेंटेशन था, ये क्या है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ब्लॉक डायग्राम फॉर ऑप एम्प। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे कई स्टेजेस होते हैं, कई स्टेजेस होते हैं। सपोज दिस इज फर्स्ट स्टेज, देन अभी इसका जो आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा।
देन अगेन इसका आउटपुट आएगा, वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, अगेन इनपुट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज। इसको क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज, जिसमें क्या होता है, जिसको कंबाइनली क्या बोलते हैं, कास्केडिंग। कंबाइनली क्या बोलते हैं, कास्केडिंग। तो जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे सिग्नल देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सिग्नल देते हैं, इसको बोलते हैं इनपुट स्टेज, इसको बोलते हैं इनपुट स्टेज, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज। और यहाँ पे एक होता है लेवल शिफ्टर, लेवल शिफ्टर, एंड लास्ट वन आपका होता है आउटपुट स्टेज। क्या होता है, आउटपुट स्टेज। अच्छा, जरूरी नहीं है, इससे ज्यादा की भी कास्केडिंग हो सकती है। ठीक है, तो हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब ये जो आउटपुट स्टेज है, जैसे होता है ना, जो जैसे इंटीग्रेटेड स्टेज ठीक है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, अच्छा आईएम का पूछ रहे हो, इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक है, इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टर। लेवल शिफ्टर मतलब कि अगर ऐसे है तो इसको कुछ ऐसे कर दिया। ठीक है, एंड देन आउटपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज एक जो सबसे ज्यादा यूज होता है IC7, उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नाम है IC741। ठीक है, IC741। तो इसका जो लास्ट स्टेज का एम्पलीफायर, देखो ये एम्पलीफायर होता है, ये क्या है, एम्पलीफायर। अब ये एम्पलीफायर क्या क्या हो सकता है, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके हिसाब से चीजें हो सकती है। तो जैसे IC741 है, तो यहाँ पे कौन सा एम्पलीफायर लगेगा, वो होता है AB पुश पुल, AB पुश पुल पावर एम्पलीफायर। ठीक है, पावर एम्पलीफायर क्या होता है वो भी देखेंगे। तो बेसिकली मैं बस ये जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि जो ऐसा नहीं कि ये तो रिप्रेजेंटेशन है, ये वाला तो रिप्रेजेंटेशन है। जो ब्लॉक डायग्राम, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना होता है कई स्टेजों से मिलके बना होता है, मतलब कई ब्लॉक की क्या होती है, कास्केडिंग होती है, तब जाके लास्ट में फॉर्म होता है आपका क्या, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और उसको हम कुछ इस तरीके से शो कर देते हैं, उसको हम कुछ इस तरीके से शो कर देते हैं। ठीक है, अब जो इसमें शो किया हुआ है, इसमें कौन कौन से मोड होते हैं, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, डिफरेंशियल, या फिर मतलब जो भी टर्म आते हैं सारे कुछ डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। ठीक है, ये तो बस ऐसे जस्ट कि कभी स्टेटमेंट में आ गया कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ सिंगल आईसी, या फिर क्या बोलते हैं, हाँ, मतलब कास्केडिंग से मिलके बना होता है, कैसे मिलके बना होता है, तो उस तरीके से आपको दिमाग में क्वेश्चन रहेगा। खैर, तो हमें तो सिंपली सिंगल इंडेड आउटपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ना है, तो हम उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, इसके बारे में सारी डिटेल हम लिखते हैं कि क्या है, आइडियल के केस में क्या होगा, प्रैक्टिकल के केस में क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले टर्म देख लो, सबसे पहले क्या क्या टर्म होते हैं पहले वो देख लो। सबसे पहले क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस। अच्छा, ये आर आई लिखूं, अगर मैं डीसी सप्लाई दूंगा तो मैं आर आई लिखूंगा, और अगर मैं एसी सप्लाई देता तो मैं क्या लिखता, इनपुट इम्पीडेंस। तो किसी को ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए कि आर आई लिख दिया या जेड आई लिख दिया, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां पे, यहां पे हम एक बात समझना जरा, कैसे याद रखोगे आप, जब भी आप सप्लाई दोगे, जब भी आप सप्लाई दोगे, आप याद रखना, कभी भी, कभी भी इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, कभी भी इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर इसमें फ्लो हुआ तो इस ये दूसरे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, इंटरलिंक्ड हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। तो इसमें करंट फ्लो ना हो, इसके लिए आर आई की वैल्यू या इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ? इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट। अभी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात हो रही है, सब कुछ आइडियल की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि इस ब्रांच में करंट ना जाए, ऐसा कब पॉसिबल है? जब इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू, मतलब जेड आई बोल लो, आर आई बोल लो, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट। क्या मेरी पहली बात समझ में आ गई सबको? इनपुट इम्पीडेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट, ठीक है। अगर इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट नहीं हुआ, अगर इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी, यहां पे लिख सकते हो, अदरवाइज, अदरवाइज लोडिंग इफेक्ट, अदरवाइज लोडिंग इफेक्ट, ठीक है। ओके, या फिर हाँ ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। अब आउटपुट इम्पीडेंस की बात करते हैं। अब देखो, ये क्या है? ये तुम्हारा आउटपुट की वैल्यू है, और अगर ये आइडियल है तो आप ये चाहोगे कि ये जो पूरा एडी वी नॉट की वैल्यू क्या हो? एडी इंटू वी डी, मतलब ए एडी इंटू वी डी, ये पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे पहुंचे। पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे कब पहुंचेगा बताओ? पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे कब पहुंचेगा? जब आर नॉट की वैल्यू क्या हो? जीरो हो। आर नॉट की वैल्यू क्या हो? जीरो। तो द सेकेंड थिंग इज आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर या फिर आर नॉट इज जीरो, ठीक है। अभी सब कुछ आइडियल की बातें हो रही हैं, तो क्या हो गया? आइडियली ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। आपका इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट हो, लो आउटपुट, सॉरी, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस जीरो हो, ठीक है। और लो आउटपुट इम्पीडेंस मैचिंग है, सॉरी, लो आउटपुट इम्पीडेंस है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करा सकते हैं? इम्पीडेंस मैचिंग करा सकते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ए दो हो गया, ये दो हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वन इज हाई वोल्टेज गेन, थर्ड वन इज हाई वोल्टेज गेन, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, चलो ठीक है, लिख लो, उसके बाद फिर एक टेबल बना देता हूं। हाई वोल्टेज गेन, अब यहाँ पे और जितने भी टर्म मैं बोलूंगा, आइडियली ऑब्वियस बात है कितना होगा? इनफाइनाइट। अब यार सिंपल सी बात है, वोल्टेज गेन मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। व्हाट इज वोल्टेज गेन? आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो अब हमें पता है कि अगर एम्पलीफायर है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? जितना ज्यादा हो सके। तो बेसिकली वही बात है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए। तो मतलब थोड़ा सा दूर बहुत सारा है, आप भी तो यही करते हो ना, थोड़ा सा मेहनत करो, मतलब थोड़ा सा, आदत होती है ह्यूमन टेंडेंसी की, थोड़ा सा एफर्ट किया जाए, रिजल्ट आउटपुट बहुत ज्यादा आ जाए। तो कुछ वैसा ही है, अगर ऐसा हो गया तो दिस इज आइडियल केस, दैट्स वाई हाई वोल्टेज गेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? हाई सी एम आर आर। सी एम आर आर क्या होता है हम बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है, उसका उसका टेंशन मत लेना। हाई सी एम आर आर, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो दैट इज ए डी बाई ए सी, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट, ठीक। उसके बाद एक टर्म आता है डीसी ऑफसेट, डीसी ऑफसेट। तो डीसी ऑफसेट मतलब अनवांटेड डीसी, दैट मस्ट बी लो,
ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको किसमें याद रखनी है बेसिकली, किसमें, डीसी ऑफसेट, रेशियो, हम्म, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अभी सब पे आएंगे, एक एक को करेंगे, सबको डील करेंगे। अभी तो बस एक एक को थोड़ा थोड़ा सुनते चलो, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे और भी एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ ना ताकि तुम्हें एक इंट्रोड्यूस हो जाओ सारे वर्ड से इंट्रोड्यूस हो जाओ, तो उससे क्या होगा, तब तुम्हारा पढ़ने में इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फिर से वही चीजें रिपीट करते हैं। सपोज दिस इज आइडियल, और बहुत ज्यादा इस टेबल से भी पूछेगा, तो जैसे एचपी में अक्सर आता रहता है। तो एक तो चलो आइडियल अभी मैंने आपको बता दिया, अभी हम प्रैक्टिकल की भी बात कर लेते हैं साथ साथ में। तो फर्स्ट वन इज वोल्टेज गेन। चलो आप बताओ क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए, वोल्टेज गेन। बोलते जाओ, कोई देखना नहीं है, मतलब समझ जाओ कि याद कर रहे हो आप, ठीक है। इनफाइनाइट, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो कितना होता है, 10 के पावर 6, ठीक है। प्रैक्टिकली कितना होता है, 10 के पावर 6। अभी पता चल जाएगा क्यों। नेक्स्ट, जो आपका इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इनपुट रेजिस्टेंस, तो इनपुट रेजिस्टेंस होता कितना है, आइडियली कितना होना चाहिए, अगेन इनफाइनाइट। डायग्राम याद कर लो, समझ में आ जाएगा। डायग्राम में मतलब तुम्हें अंदर करंट नहीं जाना चाहिए, अंदर करंट नहीं जाना चाहिए, मतलब कि इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। अगेन अगर प्रैक्टिकल की बात करें, 10 के पावर 6 या फिर 1 मेगा ओम के रेंज में होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस दैट शुड बी 0, और प्रैक्टिकल वैल्यू जो होती है 10 ओम से 100 ओम तक होती है। तो यहाँ पे देखो, जो वोल्टेज गेन की बात कर रहा था, वोल्टेज गेन होता क्या, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस दैट इज 10 के पावर 6, इनपुट रेजिस्टेंस दैट इज सपोज 10। तो इसी अभी यहाँ पे करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी मल्टीप्लाई होएगा, तो इस तरीके से करके लगभग 10 के पावर 6 आ जाता है, ठीक है, वोल्टेज गेन की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट, बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बैंडविड्थ आइडियल क्या होनी चाहिए। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी कवर करेगा, तो इसका मतलब आइडियल बैंडविड्थ कितना होना चाहिए बताओ, इनफाइनाइट। क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। आइडियल बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट, ठीक है। बट प्रैक्टिकली अगेन 10 के पावर 6, 10 के पावर 6, ठीक है। आ, या फिर और क्या बोल सकते हैं, 1 मेगा हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज। अभी तो हर एक का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ऐसे रैंडमली बातें नहीं हो रही। अभी तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार तुम्हें रटवा दो, फिर बाकी जब देखते रहोगे तो तुम्हें याद तो ऐसे भी हो जाना, ठीक है। देन आपका CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, कितना आया था, आइडियली वैल्यू कितनी आई थी, अगेन यार देखो, रिजेक्शन रेशियो तो ऑब्वियस से बात है, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट करे जो भी अनवांटेड है, तो क्या हो जाएगा इसका भी वैल्यू, इनफाइनाइट, ठीक है। बट अब इससे 10 के पावर 6, अब जो आपका CMRR है, इसे डेसिबल में लिखते हैं, इसे लिखते हैं किसमें, डेसिबल में। तो डेसिबल में किसी नंबर को लिखने का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो तुम्हें x को लिखना है डेसिबल में, तो कैसे लिखोगे, 20 log x। तो इसको जब लिखा डेसिबल में तो कैसे होगा, ऐसे लिख देता हूं, इन डीबी। तो कैसे होगा, 20 log 10 के पावर 6, क्यों, x की वैल्यू थी। तो डीबी में क्या हो जाएगा, डीबी में क्या हो जाएगा, ये पावर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में,
तो 120 log 10। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो बेसिकली डीबी में सिर्फ कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? अगर डीबी में बात करें सीएमआरआर की, देखो अगर तुमसे 10⁶ देखेगा तब तो तुम आंसर दे ही दोगे। मान लो डीबी में दे दिया तो तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि नॉर्मल क्वांटिटी को डीबी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? 20 log x से। जैसे मान लो, जैसे आप मुझे बताओ 100 का डीबी में कितना आएगा वैल्यू? 100 का डीबी में वैल्यू कितना आएगा? 100 को डीबी में कन्वर्ट करो। 100 को डीबी में कन्वर्ट करो, बोलो। 100 को डीबी में कन्वर्ट करो। सिंपली 40, या log 10 की वैल्यू तो 1 होगी ना, log 10 को क्यों लिखना? सिंपली 40। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि तुमसे हमेशा नंबर में ही पूछे, डेसिबल में भी पूछ सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि 10⁶ या फिर 120 डेसिबल। और इसे कहीं आसपास लिख लेना कि हाउ टू कन्वर्ट नॉर्मल नंबर इनटू डेसिबल, दैट इज 20 log f। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो पैरामीटर होता है वो होता है स्लीव रेट। नेक्स्ट जो पैरामीटर है उसको क्या बोलता है? स्लीव रेट। स्लीव रेट क्या होता है वो भी अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये जो स्लीव रेट है, स्लीव रेट, इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट। इसकी भी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट। बट जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो कितना होता है? 1080 वोल्ट पर सेकेंड, सॉरी माइक्रो 50 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, हाँ 80 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस सब पे आऊंगा, एक एक करके आऊंगा। ठीक है, सारी चीजें याद हो जाएंगी, यूनिट कहाँ से आया। ठीक, तो स्लीव रेट 80 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, दिस इज द स्लीव रेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? ऑफसेट वोल्टेज। ऑफसेट वोल्टेज। अभी जो ऑफसेट वोल्टेज है, ये ऑफसेट क्या लग रहा है तुम्हें? पॉजिटिव वर्ड लग रहा है, निगेटिव लग रहा है? मुझे ये बता दो पहले, मतलब तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए ऑफसेट करंट? निगेटिव, तो काइंड ऑफ निगेटिव है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। ऑफसेट वोल्टेज हो या ऑफसेट करंट हो या फिर टेम्परेचर सेंसिटिविटी हो। टेम्परेचर सेंसिटिविटी, आपको पता है अगर टेम्परेचर सेंसिटिव होगा तो थर्मल ब्रेकडाउन होगा, तो अगेन दिस इज 0। और प्रैक्टिकल में क्या होता है? नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल एंड नेग्लेजिबल। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट पैरामीटर, जिसके बारे में अभी हम एक एक को डील करेंगे। पहले तुम यहां तक इस टेबल को अपनी कॉपी में लिख लो। देखो, हाँ, जैसे मान लो आपको ए दे दिया 100। अब इस ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। जब भी आपको डीबी में कन्वर्ट करना है तो उससे क्या करोगे? 20 log एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखा? 20 log एक्स की वैल्यू कितनी है? 100। कितना लिख दिया? 100। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? 20 log इंटू 10⁻²। अब ये जो पावर होता है लॉग में बाहर आ जाता है। कितना हो गया? 40 log 10। बेस पे कितना आता है लॉग के? 10। log 10, 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो आंसर इज 40 डेसिबल। ये टेबल कंप्लीट हो जाए तो बताना, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया, आगे बढ़े। जिंदगी भर नींद ही पूरी करते रहेंगे तो बाकी काम कब करेंगे? ओके, तो यहाँ पे आगे देखो क्या है कि ऑपरेटिंग मोड, इसमें कौन कौन से कौन कौन से मोड में काम करता है। तो फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग मोड, कौन कौन से मोड में काम करता है। तो देखो जो मेन 3 मोड होते हैं आपके, देखा जाए मेन कितने मोड होते हैं, 3 मोड। तो द फर्स्ट वन इज इन्वर्टिंग मोड, फर्स्ट वन इज इन्वर्टिंग मोड, ठीक है। अब इन्वर्टिंग मोड क्या होता है वो समझो। तुम्हें अभी मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिखाया, अभी तुम्हें मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिखाया। अब उसको जरूरी नहीं कि एकदम डिटेल में बार बार लिखोगे, सिंपली दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दैट्स इट, ठीक है। ओके, अब यहां पे ए मान लो ए माइनस और ए प्लस, जरूरी नहीं है कि माइनस प्लस यही होगा, यहाँ भी प्लस हो सकता है, यहाँ भी माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम रटेंगे नहीं, कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या आएगा आपका आउटपुट, यहाँ पे क्या गया आउटपुट। अगर आपने, अच्छा इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूं एक 0 से 180 हो गया और एक 0 से 0 हो गया, तो बताओ 0 से 0 ही रह गया, विच वन इज नॉन इन्वर्टिंग, ए या बी, सॉरी विच वन इज इन्वर्टिंग, ए या बी, विच वन इज इन्वर्टिंग, ए या बी, ए। तो इसका देखो नाम समझना, नॉर्मली हम कंफ्यूज होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ पे था और 0 डिग्री पे था, अभी यहाँ पे चला गया, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ था, जैसे यहाँ से यहाँ पे जाता था जे से मल्टीप्लाई होता था, यहाँ से जाता था तो किससे होता, जे स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता था। जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती थी, -1, मतलब 0 से 180 डिग्री आने में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 से। बात समझ रहे हो नहीं यार, सिंपल सी बात है ना। अगर 4 लिखना होता है तो कैसे लिखते हो, 4 लिखना तो कैसे लिखते हो, यहाँ पे 4 लिखते हो, -4 लिखना तो कैसे लिखते हो, यहाँ पे लिखते हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो मतलब अगर हम इनपुट किस पे दे रहे हैं, अगर हम इनपुट किस पे दे रहे हैं, नेगेटिव पे, तो उस मोड को क्या बोला जाएगा, नॉन सॉरी इन्वर्टिंग मोड। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई, क्योंकि निगेटिव पे देने का मतलब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, और 180 डिग्री फेज डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग मोड, क्लियर है। बोलो। इन्वर्टिंग मोड में हमें सप्लाई किस पे देना है, इनपुट किस पे देना है, प्लस पे या माइनस पे, माइनस पे। और किसको किसको शॉर्ट करना है, मतलब किसको ग्राउंड करना है, तो प्लस वाले को ग्राउंड कर देना है, ठीक है। तो इसमें इसका इसका मेन एप्लीकेशन कहां पे है, जब भी आपको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट चाहिए, जब भी आपको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट चाहिए, किसके किसके बीच में, आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज के बीच में, बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज के बीच में
अगर आपको 180 डिग्री फेज शिफ्ट चाहिए तो आप क्या यूज करो, कौन सा मोड यूज करोगे? इन्वर्टिंग मोड। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? तब आप कौन सा यूज करोगे? इन्वर्टिंग मोड। क्लियर है? इन्वर्टिंग क्या करता है? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। दैट ओके। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग मोड। अभी बताओ सप्लाई किस पे दूं मैं? नेगेटिव पे, पॉजिटिव पे? सप्लाई किस पे दूं मैं? नेगेटिव पे, पॉजिटिव पे? बोलो यार। पॉजिटिव पे। ठीक है, तो सिंपल याद रखना। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको कर देते हैं ग्राउंड। तो जब भी नॉन इन्वर्टिंग की बात आए, मतलब आपने इनपुट किस पे दिया हुआ है? पॉजिटिव टर्मिनल पे। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल पे इनपुट प्रोवाइड करा हुआ है। तो ये कितने डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेगा? बताओ जरा, ये कितने डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेगा? ये जो नॉन इन्वर्टिंग मोड है कितने डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा? 0 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज। ठीक है, हाँ बोल सकते हो, 360 भी बोल सकते हो, 0 भी बोल सकते हो। ओके, अब एक हो गया इन्वर्टिंग मोड, एक हो गया नॉन इन्वर्टिंग मोड, और एक होता है डिफरेंशियल मोड। क्या है? डिफरेंशियल मोड। तो डिफरेंशियल मोड में बेसिकली होता क्या है? हम दोनों पे इनपुट देते हैं। डिफरेंशियल मोड में क्या होता है? हम दोनों पे इनपुट देते हैं। दोनों पे इनपुट देने का मतलब क्या हुआ? देख लो, यहां पे दे दिया V1, यहां पे दे दिया V2, यहां पे दे दिया V1 और यहां पे दे दिया V2। ठीक है, अब ए मान लो माइनस, ए मान लो प्लस। तो अब जो आउटपुट, अब यहां पे ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। हाँ, या फिर ऐसे बोल दो कि डिफरेंशियल मोड यूज कब होता है? तो ऑप्शन ए, मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन इज जब आप यूज करते हो डिफरेंशियल एम्पलीफायर। क्या होता है अभी देखेंगे। जब आप यूज करते हो डिफरेंशियल एम्पलीफायर, या फिर जब आप यूज करते हो सबट्रैक्टर। तो दोनों जगह आप क्या यूज करते हो? डिफरेंशियल मोड। क्या यूज करते हो? डिफरेंशियल मोड। ठीक है, ओके। तो ये सारी बेसिक बेसिक सी बातें होगी। अब जो अगला है कि कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर को समझने में आसानी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो लिखो अगला टॉपिक, टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑप एम्प। क्या क्या होता है टर्मिनोलॉजी, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वैसे मैं सारा एक बार बता देता हूँ क्या क्या है, किसके किसके बारे में बात करने वाले हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हम पहले एक तो देखो, रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ लिया है। रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो पढ़ लिया है। तो सेकेंड वन क्या है कि एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑप एम्प।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट करंट। उसके बाद क्या है, इनपुट बायस करंट, इनपुट बायस करंट। इसी तरीके से दो टर्म और आएंगे, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड इनपुट ऑफसेट इनपुट बायस, आउटपुट इनपुट बायस, इनपुट ऑफसेट। हाँ चलो ठीक है, बायस बोल लो या फिर ऑफसेट, एक ही बात है, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या होगा, गेन इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ये चार हो गए। फिफ्थ आएगा आपका CMRR, देन सेवंथ आपका आएगा स्लीव रेट, सेवंथ क्या आएगा, स्लीव रेट, ठीक है। और कुछ था, CMRR हो गया, स्लीव रेट हो गया, गवर्नमेंट प्रोडक्ट, इनपुट बायस, आउटपुट, ठीक है। तो इतने सारे पैरामीटर्स हम पढ़ने वाले हैं, किसके, दीज आर द रिलेटेड विथ ऑप एम्प, दीज आर द रिलेटेड विथ ऑप एम्प। पहले लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, किक को स्टार्ट करते हैं, लिखो जल्दी से। ओके, तो द फर्स्ट वन इज AC equivalent circuit of AC equivalent सर्किट ऑफ ऑप एम्प। तो जो अभी देखो, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बस ऐसे जल्दी जल्दी करके बना दिया, दिस इज द ऑप एम्प। बट इसका अभी बताया था तुम्हें, अभी कुछ देर पहले ही बताया था। तो क्या होता है, अब ये रिप्रेजेंटेशन वैसे तो तुम्हें, ऐसे तो फिलहाल जिन्होंने टू पोर्ट नेटवर्क नहीं पढ़ा है उनको रटना पड़ेगा, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है, वैसे तो किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए थोड़ा सा अलग लगेगा। ये वही रिप्रेजेंटेशन है, टू पोर्ट नेटवर्क। किसी को याद है ये टॉपिक, जब मैं पढ़ाता था नेटवर्क, किस पढ़ा होगा, टू पोर्ट पढ़ा किसी ने मुझसे, तो ये इस AC इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ाया जाता था, जिसमें क्या होता था कि इस तरीके से इक्विवेलेंट निकालते थे हम, ठीक है। तो ये आपका RI, ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस, ये आपका AB इंटू VI, ये इसको ऐसे क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। हाँ कोई बात नहीं, वो तो पता है। तो सिंपली आप ये समझ जाओ कि इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है R0, और ए अभी मैंने बताया भी, तो ए क्या है, समझ में आ गया। तो ये जो यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, जो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, प्लस माइनस V0, प्लस माइनस V0, वही आपका कहाँ का वोल्टेज होगा, यहाँ का वोल्टेज होगा। और प्लस माइनस VI, प्लस माइनस VI, ठीक है। तो अब इस तरीके से तुम्हारा ये AC इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंटेशन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एक काम करो, V2 माइनस V1 लिख लो, यहाँ पे लिख लो V2 माइनस लिख लो। वैसे भी तुम्हें इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तुम्हें पता है कि इसमें करंट नहीं जाना चाहिए,
तो इसलिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए। पूरा का पूरा वोल्ट ये जो पूरा का पूरा वोल्टेज है ये आउटपुट पे जाना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट वन, एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑप एम्प। नेक्स्ट हो गया, आगे बढ़े। पहला पैरामीटर था, समझ में आते जाए बताते चले जाओ ताकि मैं भी जल्दी जल्दी इंक्रीज करता जाऊं। नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताओ ताकि मैं दोबारा रिपीट करूं। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज इनपुट ऑफसेट करंट। इनपुट ऑफसेट करंट, ठीक है। अब इनपुट ऑफसेट करंट या फिर आउटपुट ऑफसेट करंट दो चीजें होती हैं। ठीक है, इनपुट ऑफसेट एंड आउटपुट ऑफसेट करंट, सॉरी इनपुट ऑफसेट इनपुट बायस करंट। इनपुट ऑफसेट एंड इनपुट बायस करंट। ठीक है, इसमें आउटपुट नहीं होता था, इनपुट ऑफसेट करंट उसमें अगर लिखा हो तो इनपुट ऑफसेट करंट इनपुट बायस करंट। हाँ ये तो सही था। इनपुट ऑफसेट करंट एंड इनपुट बायस करंट। अब देखो समझना, अगर अगर एक एम्पलीफायर लिया और उसका जो दोनों टर्मिनल है उसे ग्राउंड कर दिया, V2 भी ग्राउंड और V1 भी ग्राउंड, V2 भी ग्राउंड और V1 भी ग्राउंड, मतलब ये V2 भी और ये V1 भी। तो इस सिचुएशन में देखा जाए तो आइडियली कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए था, बट अगर करंट फ्लो हो रहा है तो सपोज यहां पे IB1 है और सपोज यहां पे IB2 है, सपोज यहां पे IB1 है और सपोज यहां पे IB2 है। ठीक है, तो यहां पे V0 की वैल्यू है, तो सिंपल सा मतलब है अगर वो इनपुट ऑफसेट करंट पूछ रहा है, मतलब IOS इनपुट ऑफसेट, तो क्या बताएंगे IB1 माइनस IB2। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? दिस इज द इनपुट ऑफसेट करंट। बेसिकली डिफरेंस कब, जब आपका इनपुट टर्मिनल क्या हो, जीरो। इनपुट टर्मिनल क्या हो, जीरो। चाहे तो लिख लो इनपुट ऑफसेट करंट, इट इज डिफाइंड एज द difference between the bias current entering into the input terminals of a balanced amplifier V0 is equal to 0। balanced amplifier V0 is equal to 0। ठीक है, अब व्हाट इज इनपुट बायस करंट, सिंपल सा मतलब है इट इज द एवरेज करंट। मतलब ऐसे अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूं तो इनपुट बायस करंट इज व्हाट, एवरेज किसका IB1
और IB2 का एवरेज, ये क्या हो जाएगा, इनपुट बायस करंट। ठीक है, तो चैप्टर लैंग्वेज लिख लेना कि एवरेज ऑफ द बायस करंट, एवरेज ऑफ द बायस करंट, मतलब हाँ यार, मतलब ये अननेसेसरी है। अब आपने इनपुट नहीं दिया हुआ है तब भी ये करंट आ रहे हैं। ये आप बोल सकते हो कि जो अंदर यूज कर रहे हो आप सेमीकंडक्टर डिवाइस, काइंड ऑफ चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, उनकी वजह से जो ऑटोमेटिक डिफ्यूजन हो रहा होता है उनके थ्रू आ रहा होता है। ऑब्वियस से बातें बहुत छोटे होंगे बट डिफरेंस तो क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इनपुट ऑफसेट करंट एंड इनपुट बायस करंट, सिंपल। आप मतलब अगर कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर दे दिया, आपको बोला कि बताओ इसका इनपुट ऑफसेट करंट है या इनपुट बायस करंट है, तो आपको क्या करना है, एम्पलीफायर को बैलेंस करना है। बैलेंस एम्पलीफायर मतलब कि आपको जो उसके दोनों इनपुट टर्मिनल है उनको जीरो जीरो कर दो, इनको जीरो जीरो कर दो। तो अगर इस केस में भी किसी तरीके से भी यहाँ पे अगर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे इनपुट ऑफसेट करंट। उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों के सम का, उन दोनों का एवरेज जो होगा उसको बोलेंगे इनपुट बायस करंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट आपका इनपुट ऑफसेट वोल्टेज या फिर आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो ये भी कुछ वैसा ही है, ये भी कुछ वैसा ही है। उसमें हम करंट के पीछे पड़े थे, यहाँ पे हम वोल्टेज के पीछे पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो, ये मान लो माइनस टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल और ये प्लस टर्मिनल। यहाँ पे एक होता है प्लस भी सैचुरेशन और यहाँ पे होता है माइनस भी सैचुरेशन। ये इसलिए दिया जाता है कि जो वोल्टेज आउटपुट का जो रेंज है, कभी भी इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कभी भी इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो तुम चाहे यहाँ पे जैसे जैसे एक लिमिटर होता है ना, कि लिमिटर जैसे कि बाइक में लिमिट कर दो, आपकी स्पीड 140 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए या फिर 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो वहां पे वही लिमिटर का काम ये करता है, प्लस भी सेचुरेशन और माइनस भी सेचुरेशन, कि आप इनपुट पे कुछ भी दे लो, कितना भी एस्केलेटर आप क्या करो उसे पूरा घुमा दो, बाइक उसके आगे स्पीड नहीं जाएगी। तो वही है भी सेचुरेशन का काम, कितना भी इनपुट यहाँ पे दे दो, बट आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मैक्सिमम वोल्टेज कितनी जा सकती है, भी सेचुरेशन के बराबर, उससे ज्यादा नहीं जानी। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो टर्मिनल लेते हैं और दोनों पे वोल्टेज लगाते हैं क्योंकि बैलेंस बनाना हमें। तो इस पे सपोज VB2 लगाया, इस पे सपोज VB1 लगाया, दिस इज VB1 एंड दिस इज VB2। अब हमने इनपुट ऑफसेट के लिए क्या पढ़ा था कि VIOS इज व्हाट, वोल्टेज डिफरेंस, बेसिकली VB1 माइनस VB2। ठीक है, दिस इज द, जैसे वहां पे करंट का था वैसे यहाँ पे वोल्टेज का है। वहां पे वोल्टेज को बैलेंस करके लगाया था, यहाँ पे आप वोल्टेज सोर्स लगा रहे हो। ठीक है,
मतलब देखो यार, मतलब चीजों को समझो थोड़ा। ये जो चारों क्वांटिटी है ना, ये जो चारों क्वांटिटी है, इनपुट बायस करंट, आउटपुट इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट बायस करंट, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ये चारों क्वांटिटी एक पैरामीटर है जो कि ये बताते हैं कि आप आइडियल से कितना डेविएट हो रहे हो। मेरी बात समझ आ रही है? ये वो बताते हैं कि आप आइडियल केस से कितना डेविएट हो रहे हो। मतलब अगर आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो, तो इन चारों वैल्यू, चारों इंडिविजुअल की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। मुझे बता दो, अगर आप एक आइडियल वोल्टेज चाहते हो तब चारों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल में क्या होनी चाहिए चारों की वैल्यू? बोलो। आइडियल केस में इन चारों की वैल्यू आप क्या चाहोगे? जीरो। और मिनिमम किसके लिए? प्रैक्टिकल के लिए। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली क्या मतलब हुआ कि ये जो चारों हैं ये बताएंगे आपको कि आप कितना दूर हो किससे, आइडियल से। क्या मेरी बात समझ में आ रही सबको? हाँ, ऑब्वियस बात है, अनवांटेड है तभी चाहते हैं कि हट जाए। ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पे जब आप आओगे, यहां पे, तो यहां पे भी क्या करते हैं, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज में यहां पे वोल्टेज को पूरा ना शॉर्ट कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स गायब ही कर दिया मैंने, वोल्टेज सोर्स गायब ही कर दिया। तो यहां पे वोल्टेज सोर्स है नहीं, तो आपका आउटपुट कितना आना चाहिए था? बोलो। अगर वोल्टेज सोर्स नहीं है तो आउटपुट कितना आना चाहिए था? जीरो। बट अगर जीरो नहीं आया, अगर भी नॉट की वैल्यू कुछ भी आ गई, जो वैल्यू आएगी उसी को क्या बोलेंगे? आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? वैसे तो नहीं आना चाहिए, आइडियल केस होता तो, बट अगर आ रही है, किसी भी वजह से आ रही है, ठीक है, तो अगर आ गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। आई होप आप लोग को इस चारों पैरामीटर का आइडिया लग गया होगा। क्लियर है? तो इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट करंट, तो ये चारों, इन चारों का आपको चाहे तो लिख लेना कि ये चारों होने चाहिए आइडियल, आइडियल चारों जीरो, मतलब आइडियल के लिए जीरो होनी चाहिए और प्रैक्टिकल के लिए वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। और जो ये जो पैरामीटर्स हैं ये बताएंगे कि आप आइडियल से कितना दूर जा रहे हो, कि आप कितना डेविएट हो रहे हो आइडियल एम्पलीफायर से। ठीक है, जल्दी कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? गेन इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट। ठीक है। तो इसमें एक स्टेटमेंट है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और उसको मैं प्रूव करूंगा, अभी तो नहीं, बाद में। गेन इनटू बैंडविड्थ ऑफ, चाहे आप ओपन लूप की बात कर लो, चाहे आप, मतलब ए हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए।
चाहे आप गेन इनटू बैंडविड्थ क्लोज लूप की बात कर लो, ए भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ कि अगर गलती से आपने बैंडविड्थ बढ़ाया तो क्या घटेगा, गेन। और अगर आपने गेन बढ़ाया तो क्या घटेगा, बैंडविड्थ। ठीक है, तो गेन इनटू बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी कांस्टेंट। इसको हम प्रूव करेंगे जब हम एम्पलीफायर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए नोट कर लो, गेन इनटू बैंडविड्थ ऑलवेज कांस्टेंट, gain into bandwidth always constant। लिख लिया। अब बात करते हैं स्लीव रेट की। कोई है जिसको आता है इसका मतलब पता, किसको पता है स्लीव रेट, व्हाट इज स्लीव रेट, एनीवन? मुझे फॉर्मूला मत बताना, ठीक है। बताया तो सब कुछ होता है, याद है कि नहीं वो मैटर करता है। ओके, तो सुनो, जैसे चेंज इन वोल्टेज, जैसे होता है ना कि कितना जल्दी रिस्पॉन्स करते हो आप, कितना जल्दी रिस्पॉन्स करते हो। जैसे आपको, जैसे मान लो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, सिंपली एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है दैट इज वी नॉट। ऑब्वियस सी बात है, जब आप यहाँ पे इनपुट में चेंजेस करोगे तो आउटपुट में चेंजेस होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इनपुट में चेंजेस करोगे तो आउटपुट में चेंजेस होंगे। अब मान लो मैंने इनपुट में चेंजेस कर दिए, अब कितना जल्दी ये ग्रैस्प कर, कितना जल्दी आपको आउटपुट में पता चल जाएगा, ये होता है स्लीव रेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपने चेंजेस किस में किए, इनपुट में, वो चेंजेस आपको दिखेंगे कहां, बोलो, वो चेंजेस आपको कहां दिखेंगे, आउटपुट में। तो वो जितना जल्दी दिखेगा, कितना जल्दी दिखेगा, यही होता है स्लीव रेट। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है क्या हो रहा है? जितना ज्यादा जल्दी दिखेगा वही होता है स्लीव रेट। तो लिखो, एक लाइन लिखो, मैक्सिमम चेंज इन आउटपुट, मैक्सिमम चेंज इन आउटपुट, मैक्सिमम चेंज इन आउटपुट ऑफ ऑप एम्प, maximum change in output of op amp with respect to input line, with respect to input line। एक और डेफिनेशन लिखना, एक और डेफिनेशन लिखना, स्लीव रेट स्टेट्स, स्टेट्स मतलब बताता है, स्लीव रेट स्टेट्स हाउ फास्ट
how fast does output of op amp, how fast does how fast does output of op amp change, output of op amp चेंज। चलो ये तो तुम्हें थोड़ा सा ऊपर ऊपर से 10% 20% समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। तो डी भी नॉट डिवाइड बाई डी टी, दिस इज द स्लीव रेट, बट इसकी क्या कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, मैक्सिमम। स्लीव रेट तो सारे ही है डीबी बाई डी टी, बट मैक्सिमम जो डीबी नॉट बाई डी टी है दैट इज द स्लीव रेट, ठीक है। तो जैसे देखो आप ये समझो, मान लो अगर मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊं तो आपका इनपुट था किसी मोमेंट पे 2 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, अभी आपने उसे -2 वोल्ट था, अभी आपने बोला कि अब तो +2 हो जा। तो आइडियली आप क्या चाहते थे, आइडियली क्या चाहते थे कि कोई टाइम ना लगे और हमारा क्या हो जाए +2, बट ऑब्वियस बात है प्रैक्टिकली दिस इज नॉट फिजिबल। तो प्रैक्टिकली कहां पे जाके, यहां पे जाके +2 होएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बोलो। यहां पे कुछ डिले होएगा कि नहीं होएगा, बोलो। यहां डिले होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस बात है माइक्रो में होगा बट होगा, मतलब यहां पे तुरंत का तुरंत रिस्पांस मिलने से रहा आपको, माइक्रो सेकेंड में होगा होगा। ऐसा था नहीं कि जैसा होता ना कि चलो तुम्हें तो पता नहीं चलता, बट कैलकुलेटर में भी थोड़ा सा डिले होता है, ऑब्वियस बात माइक्रो सेकेंड में होता है। जैसे तुमने बटन दबाया उसके बाद थोड़ा देर तो लगता है, ठीक है। तो एक जैसे सपोज दिस इज 10 माइक्रो सेकेंड, दिस इज 10 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, क्या तुम मुझे स्लीव रेट बता सकते हो, क्या तुम मुझे इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए स्लीव रेट बता सकते हो, एनीवन? व्हाट इज द स्लीव रेट फॉर दिस ग्राफ, फॉर दिस सप्लाई? तो चेंज इन वोल्टेज कितना है, -2 से +2, -2 से +2, तो 4 का चेंज हो गया, डिवाइड बाई व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम 10 माइक्रो सेकेंड, 10 माइक्रो सेकेंड। तो अब इसको माइक्रो सेकेंड में है तो इसको माइक्रो सेकेंड से उसमें चेंज मत करो, बस इसी में आंसर हो जाएगा। तो व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द स्लीव रेट, 0.4 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। अगर याद हो तो कल मैंने स्लीव रेट की तुमसे लिखवाई भी थी, याद है? कल ये यूनिट लिखवाया था मैंने, बोला था इसको मैं समझाऊंगा, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ये समझ में आया नहीं सबको यार, चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, टाइम कितना है 10 माइक्रो सेकेंड है ना, तो 0.4। अच्छा कहोगे सर 10 के पावर -6 क्यों नहीं लिखा, यूनिट यार हमें पता है कि छोटी क्वांटिटी है स्लीव रेट, तो हम टाइम को माइक्रो सेकेंड में ही रखेंगे, क्योंकि अगर उसमें रखा तो 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई करना, 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसे ही रखेंगे, क्लियर? चलो ये तो डीसी के केस में, मतलब इस तरीके से केस में हो गया। एसी के केस में देखो क्या होता है, जिससे न्यूमेरिकल आते हैं अक्सर। सपोज एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, दिस इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसपे आप एक this is the V naught, this is the V naught and this is the Vn, and Vin is equal to Vm sin omega t,
अब आप बात बताओ, ये आपका इनपुट क्या है? एसी है, समझ रहे हो? ये क्या है? एसी है। तो एसी के केस में व्हाट इज द स्लीव रेट वो देखते हैं। बहुत ध्यान से देखना, समझ गए तो बहुत सिंपल है, नहीं समझोगे तो मतलब ऐसे ही है कि कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो भी इनपुट इज Vm साइन ओमेगा टी। तो एक बात बताओ, अच्छा ए डायोड की दो प्रॉपर्टी होती है जो भी मैं अवश्य धीरे धीरे बताते चलता हूं कि जितना वोल्टेज यहां पे होता है, जितना वोल्टेज यहां पे होता है उतना ही वोल्टेज यहां पे होता है हमेशा। याद रखना इस बात को, जितना वोल्टेज यहां पे होता है उतना ही वोल्टेज यहां पे होता है। क्यों? अभी दिखाता हूं, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझो, भी नॉट क्या होता था? भी नॉट क्या होता है? जैसे व्हाट इज वोल्टेज गेन? व्हाट इज वोल्टेज गेन? भी नॉट अपॉन भी इनपुट, भी नॉट अपॉन भी इनपुट, ठीक है। अब भी नॉट इक्वल टू क्या होता है? ए बी इंटू भी इनपुट। और हमें पता है कि ए बी इंटू भी इनपुट व्हाट? भी भी टू माइनस भी वन, भी टू माइनस भी वन। अब आप बताओ, आइडियल एम्पलीफायर में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेन? फॉर आइडियल एम्पलीफायर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेन? जल्दी बोलो। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो अगर ये इनफाइनाइट है, अगर ए इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट को हम क्या ले सकते हैं? वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो। और जीरो इधर मल्टीप्लाई हुआ, जीरो इधर मल्टीप्लाई हुआ तो बेसिकली क्या आ गया? भी टू माइनस भी वन इज जीरो, या फिर भी टू इज इक्वल टू भी वन। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई कि ये वोल्टेज दोनों को इक्वल क्यों कर रहा हूं? देखो ना, भी वन इक्वल टू भी टू मैंने कंक्लूड किया कि नहीं? यहाँ पे भी वन इक्वल टू भी टू कंक्लूड किया। तो आइडियल एम्पलीफायर के लिए ही है ये, प्रैक्टिकल के लिए नहीं है ये। तो V1 इक्वल टू V2 कंक्लूड किया तो ऑब्वियस सी बात है, जो वोल्टेज यहाँ का होएगा, जो वोल्टेज इस पॉइंट का होएगा वही वोल्टेज इस पॉइंट का होएगा, या फिर जो वोल्टेज इस पॉइंट का होगा वही वोल्टेज इस पॉइंट का होगा। तो यहाँ का वोल्टेज कितना है? V इनपुट। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ का वोल्टेज कितना है? V इनपुट। तो यहाँ का भी वोल्टेज कितना होएगा? V इनपुट ही होएगा। V इनपुट, V इनपुट, V इनपुट, V इनपुट, मतलब V आउटपुट क्या होएगा? V इनपुट। और इस सर्किट को क्या बोलते हैं पता है तुम्हें? एनीवन? ये जो सर्किट आपके सामने है इसको क्या बोलते हैं पता है किसी को? दिस सर्किट इज नोन एज वोल्टेज फॉलोवर। कर रहा है कि नहीं फॉलो? वोल्टेज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? जो इनपुट वोल्टेज है वही आउटपुट वोल्टेज है। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे सर्किट दे देगा, बोलेगा कि वोल्टेज फॉलोवर में क्या होता है। तो वोल्टेज फॉलोवर का मतलब सिंपल सा है, जो इनपुट वोल्टेज है वही आउटपुट वोल्टेज है। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि जो आउटपुट वोल्टेज है वही तुम्हारा क्या है? इनपुट वोल्टेज है। और मतलब आउटपुट वोल्टेज कितना हो गया? Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? वी आर इंटरेस्टेड फॉर स्लीव रेट। व्हाट इज स्लीव रेट? dB बाई dt ऑफ मैक्सिमम। कौन सा वोल्टेज? आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कितना है? Vm साइन ओमेगा टी। तो dB नॉट अपॉन dt पहले निकालो, तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो Vm एज इट रहेगा साइन ओमेगा टी का, ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी। सो दिस इज dB नॉट बाई dt। अब अगर dB नॉट डिवाइड बाई dt की वैल्यू मैक्सिमम बोल दी जाए तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब इसकी वैल्यू क्या होएगी? वन होएगी। तो मतलब सिंपली क्या आ गया? Vm इंटू ओमेगा। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? dm बाई डी टी इंटू मैक्स इक्वल टू Vm इंटू ओमेगा। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो। एसी के केस में बातें हो रही सारी।
सुखजिंदर, सुशांत, आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है ना सब? अच्छे समझ में आ रहा है ना? मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है ना? क्योंकि ये तो फुल कोर्स टाइप ही चल रहा है, मतलब ऐसा तो है नहीं बहुत तेज ले जा रहे हैं। प्रॉब्लम आ भी रही हो तो बता देना यार बस। मैंने कहा कोई नहीं यार, उल्टा ही समझ लिए तुम। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसने कहा नो सर। एक तो मैं ही दोनों कंट्रोडिक्शन क्वेश्चन एक साथ कर देता हूँ ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आया? अब बंदा करे तो करे क्या? यस बोले या नो बोले? तुम्हारे इतना दिमागदार सब नहीं है ना। ओके, तो Vm इंटू ओमेगा, Vm इंटू ओमेगा, यहां पे ध्यान दो। यहां पे क्या है कि dB नॉट अपॉन डी टी मैक्सिमम, और एक किसकी वैल्यू है? बताओ जरा, एक किसकी वैल्यू है? dB नॉट बाई डी टी मैक्सिमम किसकी वैल्यू है? स्लीव रेट की, स्लीव रेट की। ठीक है, तो स्लीव रेट की वैल्यू होगी dB नॉट बाई डी टी, दैट इज द मैक्सिमम। तो इसकी वैल्यू और क्या हो सकती है? ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ इनपुट इंटू वी एम, वी एम। ठीक है, वी एम ओमेगा। चलो लिख लो इतना पर। अच्छा एक बात और, यहाँ पे एक चीज और देखो। हमने पहले ही कंक्लूड कर दिया था V नॉट इक्वल टू वी एन 2 पाई एफ इनपुट इंटू वी एम। यहाँ तक तो सही है। V नॉट इक्वल टू वी एन।
ठीक ठीक ठीक, चलो कोई क्वेश्चन करो एक, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, करो। फाइंड f in maximum input frequency if slew rate is 0.1 volt per microsecond. Volt per microsecond. 0.1 volt per microsecond. The input is, the given input is 1 upon pi sin omega t volt. ठीक है। So find f in maximum if slew rate is given and input voltage is given. V naught, चलो बताओ, हमको पता है V naught इक्वल टू V इनपुट इक्वल टू 1 अपॉन पाई साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताओ, जल्दी सॉल्व करो सब लोग। जीरो नहीं समझ में आ रहा तो जीरो, 0.05, 50 किलो हर्ट्ज। वेरी गुड शुभम, आपका आंसर सही है, बट आपने ना कन्वर्ट नहीं किया मुझे लग रहा है। 0.05 इंटू 10 के पावर -6 आएगा। हाँ 50 के, अरे सब्सक्राइबर की वैल्यू नहीं बतानी है यार, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बतानी है। हाँ पूरा बोला करो, 50 किलो हर्ट्ज। नहीं तो याद कैसे नहीं हो, तो सारा चीज वो करना है ना। ओके तो मैक्सिमम लोगों का आ गया, बट जिसका नहीं आया बात कर लेते हैं। तो देखो हमें पता है व्हाट इज स्लीव रेट। स्लीव रेट इज dB नॉट डिवाइड बाई dt मैक्सिमम, बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। साइन 1 अपॉन पाई तो रहेगा ही, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा डिफ्रेंशिएशन करके बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या रख दो 1, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो बेसिकली हमारा क्या हो गया, अच्छा हाँ, तो दिस इज ओमेगा अपॉन पाई, और एक किसके बराबर है, स्लीव रेट के बराबर, और स्लीव रेट की वैल्यू कितनी है 0.1 वोल्ट माइक्रो सेकेंड, 0.1 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। तो माइक्रो की जगह 10 के पावर -6। अभी यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, मान लो ओमेगा पूछता तो पाई इंटू 0.1 डिवाइड बाई 10 के पावर -6, बट हमें क्या पूछा है 2 पाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई एफ पाई इंटू 0.1 इंटू 10 के पावर 6 डिवाइड बाई 2 पाई, तो पाई पाई कैंसिल, तो 0.05 इंटू 10 के पावर 6, या फिर 550 इंटू 10 के पावर 3,
या फिर 50 किलो हर्ट्ज। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो स्लीव रेट के क्वेश्चन कर लोगे? किसी को डाउट है? ये दिनेश फिजिकली अवेलेबल हो कि वर्चुअली? वर्चुअली होगा तो बताएगा कैसे, ये भी पंगा। लगा के सो गया लगता है। तो ये हमारा था स्लीव रेट। द लास्ट वन इज CMRR। द लास्ट वन इज CMRR। अभी आज सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, और यहां से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसा मत लेना। CMRR पहले फुल फॉर्म लिख लो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। और एचपी में स्पेशली बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे तो हर जगह जाते हैं, एचपी में तो इससे इस सबसे ज्यादा पूछे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो अगर मैं बहुत सिंपल जो तुम्हें याद रखना है, लैंग्वेज तो क्या ही लिखा हूं, कौन सा तुम्हें सेमेस्टर में लिखना है। CMRR इज डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, differential voltage gain, ratio of differential voltage gain divide by common mode voltage gain, common mode voltage gain. So CMRR is the common mode rejection ratio, is the ratio of differential voltage gain and common mode voltage gain. Am I clear? अब व्हाट इज डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, व्हाट इज कॉमन मोड वोल्टेज गेन, क्वेश्चन ये होता है व्हाट इज डिफरेंशियल वोल्टेज, व्हाट इज डिफरेंशियल वोल्टेज गेन एंड व्हाट इज कॉमन मोड वोल्टेज गेन। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एडी से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एसी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एडी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एसी से। व्हाट इज एडी, व्हाट इज एडी, एडी इज डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। तो डिफरेंशियल में क्या होता था, याद करो, डिफरेंशियल में क्या होता था, V2 माइनस V1, याद आ रहा है क्या होता था, V2 माइनस V1। डिफरेंशियल का मतलब ही यही है ना, V2 माइनस V1, सिंपल, ठीक है। अब बात जो तुम्हें थोड़ा सा अलग लगेगी कि क्या कॉमन मोड गेन, तो कॉमन मोड गेन इज द काइंड ऑफ एवरेज ऑफ बोथ वोल्टेज that is represented by AC। तो एवरेज मतलब V1 plus V2 divided by 2। दिस इज द AC एंड दिस इज द AD, और इन दोनों का आपको क्या लेना है, रेशियो। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मान लो तुम्हें जैसे नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो तुम्हें CMRR डीबी में देगा, हमेशा तुमसे पूछेगा CMRR डीबी में। तो मान लो तुमने निकाला CMRR, तुमने वैल्यू निकाल ली, ठीक है, क्या आ गया AD बाई AC। तो अगर तुमसे पूछ रहा है कि
फाइंड आउट CMRR इन डेसिबल, तो आप क्या करोगे, 20 log AD बाई AC। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जैसे मैंने बोला था कि अगर किसी, अच्छा ये क्या होगा, ये तो एक नंबर ही होगा ना, AD बाई AC इज अ नंबर ना, समझ रहे हो? डिफरेंशियल वोल्टेज गेन अपॉन कॉमन मोड वोल्टेज गेन, तो ये दोनों नंबर ही है, तो नंबर का रेशियो नंबर आएगा, और उसको क्या करेंगे 20 log AD बाई AC कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा CMRR इन डेसिबल। अगर नॉर्मल में पूछ रहा है तो अच्छा यूनिट लेस होगी, ठीक है, अगर कोई बोला कि तो सिंपली दिस इज यूनिट लेस, ऐसा कुछ है नहीं, इसका यूनिट नहीं आएगा क्योंकि रेशियो है, तो रेशियो का यूनिट क्या ही आएगा, ठीक है। और इवन जो गेन है वो भी रेशियो ही है, मतलब ये तो रेशियो का रेशियो है, मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे वोल्टेज गेन का यूनिट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो? तो ये तो गेन का रेशियो है। एक बार सिंपली गेन होता तो बोलते कि चलो चेक करते हैं, ये तो गेन का गेन है, गेन का रेशियो है। तो CMRR डेसिबल में, डन। अब जैसे देखो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आता है वो टोटल किसकी वजह से आता है, जैसे ए तो आपको पता है कि वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, AD इंटू VD प्लस AC इंटू VC, मतलब ये जो है ये क्या है, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये दिस इज काइंड ऑफ एरर। क्यों? क्योंकि आप तो सिर्फ इतना चाहते थे, आप तो सिर्फ ये वाला चाहते थे। आपने बोला ना आइडियल के केस में, क्या बोला आपने, आइडियल के केस में आपने क्या बोला कि आउटपुट वोल्टेज इज इनपुट वोल्ट, जैसे व्हाट इज AD, व्हाट इज गेन, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इसका मतलब व्हाट इज आउटपुट VD इंटू AD। तो ये तो आइडियल केस में था ना, ये जो भी बातें हुई थी आइडियल केस में। प्रैक्टिकल केस में सिर्फ इतना ही नहीं होता, प्रैक्टिकल केस में एक ए भी आ जाता है, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ एरर। तो अगर इन केस आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द एरर इन आउटपुट वोल्टेज, व्हाट इज द एरर इन आउटपुट वोल्टेज, व्हाट विल बी द आंसर, सिंपल बोलो कि जो AC इंटू VC है, सॉरी AC इंटू VC, AC VC डिवाइड बाई व्हाट, डिवाइड बाई टोटल वोल्टेज, मतलब AD इंटू V, टोटल वोल्टेज इंटू 100। वैसे ही कोई पूछता नहीं है, बट स्टिल बस इतना तुम जान लो कि जो एरर होता है किसकी वजह से होता है, वो जो AC वाला पोर्शन है ना, AC को क्या बोलते हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन, सॉरी कॉमन मोड वोल्टेज गेन, AC को क्या बोलते हैं, कॉमन मोड वोल्टेज गेन, एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर, ठीक है। अब यहां पे और क्या दिखाना था, और क्या बताना था, हाँ हाँ, इसका डेफिनेशन लिख लो, इसका डेफिनेशन लिखो, CMRR का डेफिनेशन, CMRR का डेफिनेशन कि ये बताता क्या है। सो इट इज द एबिलिटी, it is the ability of a differential amplifier, of a differential amplifier to not pass, पास या तो पास ना करे, या तो दूसरे लैंग्वेज में बोले कि क्या करे, वो रिजेक्ट करे, टू नॉट पास द पोर्शन
of signal which is common to both, which is common to both। ठीक है।